क्या आपका भी किसी बैंक में एफडी है? चाहे वो बैंक हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है या एनबीएफसी हो सकता है, कहीं भी आपका एफडी है तो अप्रैल महीने में आपको पता ही होगा क्या जमा कराना ज़रूरी होता है। अप्रैल आ चुका है तो आपके लिए कुछ बातों का जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अवेयर अगर नहीं होते हैं तो काफ़ी लॉस हो जाते हैं। तो अगर आप वो चीज़ जमा नहीं कराते हैं तो बैंक आपका टीडीएस काट लेता है। तो पहले समझ लेते हैं टीडीएस कटता कैसे है। 1 अप्रैल 25 से जो बिलो 60 ईयर्स के लोग हैं उनका अगर इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो 10% के रेट से बैंक ऑटोमेटिक ही टीडीएस काट लेता है। एग्जाम्पल लीजिए आप कि 10 लाख की आपकी एफडी है और आपकी इंटरेस्ट मिलेगी 8% सपोज, तो अगर 10 लाख का 8% आपको 80,000 की इंटरेस्ट मिली 1 साल की, तो आपको वो 80,000 नहीं मिलेगा, बैंक आपकी 10% काट लेगी। तो 80,000 का 8,000 अगर कट हो गया तो आपको क्या मिलते हैं इन हैंड? आपको 80,000 में से 8,000 अगर कट कर लें तो आपको क्या मिला? 72,000 ही मिली। तो ये आपका लॉस हुआ, क्योंकि वो पैसे आप बाद में क्लेम करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद की चीज़ होती है, वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले ये समझना है कि सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। सीनियर सिटीजन के लिए 1 अप्रैल 25 से लिमिट जो इंटरेस्ट इनकम की 1 लाख की कर दी गई है। उनकी एफडी हो, आरडी हो या किसी भी तरह की इंटरेस्ट इनकम हो रही हो बैंक, पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी से, तो उनकी लिमिट 1 लाख की हो गई है। 31 मार्च 2025 तक 60 ईयर से जो कम के लोग थे उनके लिए इंटरेस्ट इनकम की लिमिट 40,000 की थी और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की थी। लेकिन 1 अप्रैल 25 से यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये लिमिट चेंज हो गई है। अब बिलो 60 ईयर से कम लोगों के लिए अब 50,000 की लिमिट दी गई है इंटरेस्ट इनकम की, और जो सीनियर सिटीजन है मीन्स 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लोग, उनकी इनकम लिमिट टैक्सेबल इनकम के साथ जब टैक्स कैलकुलेट होगा तो उनकी इंटरेस्ट इनकम लिमिट 1 लाख तक की रखी गई है, जो अच्छी बात है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे बताना चाहूँगा, मैं हूँ विजय, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आप वीडियो के एंड तक बने रहे, आज की वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने जा रही है। आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपने एफडी लिया है, रेकरिंग डिपॉजिट लिया है या कुछ भी लिया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अपनी लाइक ज़रूर दें, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल कंटेंट मेरे बहुत ही रेगुलरली आते रहते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम पता लगते रहे और फाइनेंशियल अपडेट आप अपने आप को रख सकें। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि फॉर्म 15G और 15H क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो फॉर्म 15G और 15H ये दोनों टीडीएस ना कटे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, इसके लिए हम जमा करते हैं। तो फॉर्म 15G 60 ईयर से कम के लोग जमा करते हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं 60 ईयर से उससे ज़्यादा के लोग हैं उनको फॉर्म 15H जमा करना पड़ता है। लेकिन ये है कि कहाँ जमा करें, क्या कंडीशन होती है, तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 15G या 15H के लिए आपने ये तो देख लिया कि 15G 60 ईयर से बिलो है और 15H 60 ईयर्स या प्लस सीनियर सिटीजन के लोगों के लिए है। 15G और H के लिए कंडीशन है कि आपके पूरे साल की इनकम और इंटरेस्ट इनकम अगर दोनों को जोड़ दें तो टैक्सेबल लिमिट से नीचे होनी चाहिए, जो आज की अभी लेटेस्ट टैक्सेबल लिमिट है 4 लाख से आपकी नीचे होनी चाहिए। तो आप अदरवाइज नहीं फिल कर सकते हैं। फॉर्म 15G और 15H अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही जमा कर देना अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हम डिले करते हैं चांसेस हैं कि हमारा टीडीएस कट जाए, तो हमें पता भी नहीं लगेगा कब बैंक हमारा टीडीएस काट लेगी। तो हमें बड़ा ही कॉशन लेना है, हमें बहुत ही ध्यान रखना है और हमें कोशिश करना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही जमा कर दें। अगर हम बिज़ी होते हैं तो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ये ऑनलाइन भी कैसे हो जाता है, कैसे ईमेल के थ्रू भी हो जाता है, आगे सारी जानकारी है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आप जहाँ से आपने अपनी जो डिपॉजिट है, आपकी जो एफडी है, आरडी है या किसी भी तरह की आपकी इनकम की सोर्स है, अगर आपने जहाँ से लिया हो, बैंक से ली हो, एनबीएफसी से लिया हो या पोस्ट ऑफिस से लिया हो, आपको वहीं से ये फॉर्म सबमिट कराना होगा। 15G और 15H आपको अपने इंस्टीट्यूशन में, अपनी संस्था में चाहे तो जाकर ऑफलाइन या फिर घर में बैठे बैठे ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। हाँ, टीडीएस अगर आपका कट चुका है
या अभी तो नहीं कटा है, अभी तो अप्रैल 3 अगर है, आज वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो नहीं कटा है, लेकिन जब भी आपका कट जाए, आपने अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं और तब तक आपका टीडीएस कट चुका है, तो वापस लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इसकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और इसके बेस पर अलग से भी वीडियो मेरी आएगी। अगर फॉर्म नहीं भरा तो क्या क्या नुकसान होगा? देखिए, पहला नुकसान है कि अगर आपने फॉर्म 15G या 15H, 15J किसके लिए? बिलो 60 ईयर्स, 60 ईयर से नीचे के लोगों के लिए। 15H किसके लिए? 60 ईयर है उससे ज़्यादा यानी सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आपने फॉर्म G या फॉर्म H जो आपके लिए अप्लीकेबल है, जो ज़रूरी है, अगर आपने नहीं भरा तो पहला लॉस तो ये होगा कि बैंक आपको बिना इन्फॉर्म किए 10% का टीडीएस काट लेगी। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि कैसे 10 लाख की हमारी अगर 8% के रेट से 80,000 की इंटरेस्ट बनी, तो बैंक हमें 10% काट कर यानी 8,000 काट कर सिर्फ 72,000 ही बैक करेगा। अगर बैंक में पैन कार्ड नहीं है तो मुसीबत और ज़्यादा। आप देखिए कैसे, अगर आपका पैन कार्ड है तब तो 10% टीडीएस काटेगी, जो आप बाद में रिफंड क्लेम करेंगे। कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, श्योर भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें। और अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो मुसीबत डबल। कैसे? 20% की टीडीएस कट जाएगी। और 20% की टीडीएस कटने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका बैंक में पैन कार्ड नहीं है तो आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना पैन कार्ड के रिफंड क्लेम भी नहीं हो सकती। सैलरी इनकम को टीडीएस से हम नहीं बचा सकते, ये सिर्फ इंटरेस्ट इनकम के लिए है, चाहे वो एफडी से हो, आरडी से हो, या किसी भी तरह के जो बैंक और पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है जिससे हमें इंटरेस्ट इनकम मिलती है, उसके लिए है, सैलरी इनकम के लिए नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट से, जितनी एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने दी है, अगर उससे ज़्यादा है, 4 लाख से ज़्यादा है, तो आप ये फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे इलीगल मानती है। हालांकि एक्शन लेगी या नहीं लेगी ये श्योर नहीं है, लेकिन वो आपका ये इलीगल मानेगी, अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो आप वो फॉर्म ना भरें अगर आपकी लिमिट ज़्यादा है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने फॉर्म 15G या 15H जमा तो करवा दिया, टाइमली जमा कर दिया, चलिए आपने कहा कि मैंने तो बिल्कुल टाइमली जमा कर दी, और आपने बीच में 3-4 महीने के बाद जाकर एक और एफडी करा दिया। जैसे सपोज आपने पहले 10 लाख की एफडी ली थी और आपने फिर से 5 लाख की एफडी करवा दी 3-4 महीने के बाद, तो अब आपको फिर से जाकर फॉर्म GH को अपडेट करना होगा, दोबारा भरना होगा और बताना होगा कि मेरी नई एफडी लेने के बाद भी मैं टैक्स एग्जाम्पशन की लिमिट के अंदर ही आ रहा हूँ, हमारा टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर आ रहा हूँ। हालांकि जब आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें सारा चीज़ क्लियर होता है, रिफंड की भी प्रोसेस होती है, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी प्रोलॉन्ग्ड और लंबी ड्यूरेशन की होती है, ज़्यादा समय लेने वाला होता है कि इंटरेस्ट नहीं किसी को क्रिएट होता है कि हम लोग ये करें, रिफंड के लिए कोशिश भी करें। तो सबसे अच्छी बात है कि लेट करना ही क्यों है। जब हम फॉर्म 15G और 15H ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, 15G बिलो 60 ईयर्स और 15H 60 या उससे ऊपर, अगर हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो हम क्यों डिले करें, क्यों नहीं हम ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन और ईमेल से करने पर एक दूसरी भी बेनिफिट मिलती है। अगर ऑनलाइन करते हैं, ईमेल से करते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट साथ साथ मिल जाता है। लेकिन अगर हम ऑफलाइन करते हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर करते हैं, तो कई बार हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, तो हमें 10-12 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद जाकर फिर से उनसे पता करना होता है कि क्या मेरा 15GS सबमिट हो गया है। कई बार तो चाहे टेक्निकल मिस्टेक हो, चाहे स्टाफ की कोई कमी हो, टेक्निकल मिस्टेक हो, या कोई केयरलेसनेस हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कई बार तो देखा गया कि लोगों ने फॉर्म GH जमा तो किया बैंक पोस्ट ऑफिस जाकर, लेकिन उनका अपडेट टाइमली नहीं हो पाया। वो किस वजह से हुआ, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा अभी कि क्या टेक्निकल रीज़न हुए, स्टाफ की कमी हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गई। लेकिन ऐसा होता है कि 15 दिनों के बाद जाकर, 1 महीने के बाद जाकर आपको टेंशन बनी रहती है कि मेरा सबमिट हुआ या नहीं। लेकिन ऑनलाइन करने से तो आपको तुरंत एक्नॉलेज मिल जाता है, आपका टैक्स फिर TDS डिडक्ट हो ही नहीं सकते अगर टाइमली आपने जमा कर दिया। हाँ, अगर आपकी एफडी 1 साल की है तब तो कोई बात नहीं, एक बार आपने TDS के लिए फॉर्म फिल कर दिया 15G या 15H। लेकिन अगर आपने एफडी 2 से 5 साल के अंदर ली है, अगर 2 साल की एफडी ली है या 3 साल, 4 साल या 5 साल की ली है, तो आपको हर साल अपडेट करना पड़ता है। यह ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हर साल अपडेट करना। हालांकि प्रोसेस उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, लेकिन आपको हर साल जमा करना है। हाँ, एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है बैंक पोस्ट ऑफिस वगैरह ने कि आपकी 5 से 6 एफडी अगर एक साथ एक्टिव हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में या किसी भी NBFC में, किसी भी संस्था में, तो 5 या 6 एफडी अगर एक साथ एफडी तो एक फॉर्म में ही वो लोग करवा लेते हैं। अगर उसके बाद आप ज़्यादा भरेंगे, अगर ज़्यादा एफडी लेंगे, तो फिर आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। अच्छा, अब ये है कि क्वेश्चन उठता है क्या NRI भी
फॉर्म 15G 15H फिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये रेसिडेंट इंडियन के लिए है। फॉर्म 15G और 15H जो TDS से बचने के लिए है, ये रेसिडेंट इंडियन के लिए है। सेविंग अकाउंट के अलावा कोई भी डिपॉजिट हो, सिर्फ सेविंग अकाउंट में ये फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते, क्योंकि सेविंग अकाउंट की इनकम पर TDS कटता ही नहीं है। तो सेविंग अकाउंट के अलावा आपकी किसी भी तरह की डिपॉजिट हो, चाहे FD हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, कोई भी डिपॉजिट हो, उस सब के लिए फॉर्म G और फॉर्म G एप्लीकेबल होता है, आप भर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्म 15G और 15H TDS से बचने के लिए, ITR से बचने के लिए नहीं। अगर आप टैक्सेबल इनकम के अंदर आते हैं, अगर टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक जा रही है आपकी, तो आपको इनकम टैक्स भरना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट में हैं तो आपकी खुशी, आप ITR भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। हालांकि इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा कि ITR भरने के, ITR फाइल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। जय हिंद।